हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू दिस लेक्चर ऑफ ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने आइंस्टाइन के थ्योरी को यूज करके सारे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कैरेक्टरिस्टिक पढ़े। अब उसने सबसे इंपॉर्टेंट बात कही थी फोटॉन्स की, तो आज हम लोग फोटॉन्स के कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। ओके, फोटॉन्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या है। ओके, और वेव पार्टिकल ड्युअलिटी ऑफ रेडिएशन इसके बारे में पढ़ेंगे। Okay, so without wasting our time, we'll start with first topic, which is characteristics of photons. सबसे पहला है photon has an associated momentum along with the energy it carries. फोटोन के पास में मोमेंटम भी होता है और एनर्जी भी होती है। मोमेंटम और एनर्जी के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। ओके, फोटोन हैज एसोसिएटेड मोमेंटम अलोंग विद द एनर्जी इट कैरीज। सबसे पहला है ना, आसान। दूसरा, all the photons of electromagnetic radiations of a particular frequency have same energy and momentum. Okay, किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के सभी फोटॉन्स की एनर्जी और मोमेंटम सेम रहेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कंसीडर करो, अल्ट्रावायलेट रे, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। सारे अल्ट्रावायलेट रेस के फोटॉन्स जो रहेंगे उनकी एनर्जी भी सेम रहेंगी, उनकी मोमेंटम भी सेम रहेगी। ओके, समझो दूसरा पॉइंट, ऑल फोटॉन्स ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी हैव सेम एनर्जी एंड मोमेंटम। हाँ, लेकिन जो एनर्जी और मोमेंटम अल्ट्रावायलेट रे के फोटॉन्स की रहेंगी, वही एनर्जी और मोमेंटम इंफ्रारेड के फोटॉन्स की नहीं रहेगी। उनकी एनर्जी और मोमेंटम अलग रहेगी। समझ में? नेक्स्ट, photons are electrically neutral and are not deflected by electric as well as magnetic field. इलेक्ट्रॉन्स जो है ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, ये किसी भी मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं हो सकते। कैरेक्टरिस्टिक है, याद रखना। photons can have particle like collisions with other particles such as electrons, but in photon particle collisions energy and momentum of the system are conserved, but the number of photons is not conserved. याद रखना, जब फोटोन का इलेक्ट्रॉन के साथ में कोलिशन होगा तो दो चीजें कंजर्व होगी, एनर्जी और मोमेंटम। जो कंजर्व नहीं होगा वो है नंबर ऑफ फोटॉन्स। ओके, नंबर ऑफ फोटॉन्स कंजर्व नहीं होंगे। जरूरी नहीं कि 10 फोटॉन गिरे तो 10 फोटॉन बाद में रहने चाहिए। नंबर ऑफ फोटॉन्स डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। ओके, नेक्स्ट, photons can be absorbed or new photons can be created. हाँ, ऐसा होगा, नए photons बन सकते हैं या फिर photons absorb हो सकते हैं। ओके, क्लियर? देन photons can transfer their energy and momentum during collisions with particles and disappear. वो अपना मोमेंटम और एनर्जी पार्टिकल्स को देके डिसअपियर हो जाएंगे। ओके, हट जाएंगे, इसलिए तो नंबर ऑफ फोटॉन्स does not remain constant. When we turn on light, they are created. जब भी लाइट, ये लाइट के जो सोर्सेस है हमारे, जैसे ही ऑन हुए फोटॉन्स क्रिएट होना चालू हो गए। ओके, फोटॉन्स आर क्रिएटेड। ओके, क्लियर विद दिस? एनर्जी इज नॉट क्रिएटेड, फोटॉन्स आर क्रिएटेड। फोटॉन्स ऑलवेज मूव विद द स्पीड ऑफ लाइट, इट इज नेवर एट रेस्ट। ओके, फोटॉन हमेशा लाइट के स्पीड से चलेंगे। लाइट की स्पीड c which is 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की स्पीड है, वो कभी रेस्ट पे नहीं होते। एंड फाइनली अबाउट द मास, है ना, मास ऑफ फोटॉन इज नॉट डिफाइंड एज वी डू फॉर अ पार्टिकल इन न्यूटोनियन मैकेनिक्स। यानी न्यूटोनियन मैकेनिक्स में अपन पार्टिकल का मास डिफाइन करते हैं, लेकिन मास ऑफ फोटॉन कभी भी डिफाइन नहीं होता है। रेस्ट मास इज 0 इन ऑल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उसका रेस्ट मास जो है फोटॉन का वो 0 होता है। समझ में? तो ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटॉन्स। ना आगे बढ़ते हैं। वेव पार्टिकल ड्युअलिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। देखो दो बातें हैं, वेव पार्टिकल ड्युअलिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वेव पार्टिकल ड्युअलिटी ऑफ मैटर, जो लास्ट पार्ट है इसका। ओके, वो हम लोग ये लेक्चर में नहीं, अगले लेक्चर में देखेंगे। तो अभी हम लोगों को देखना है वेव पार्टिकल ड्युअलिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का वेव पार्टिकल ड्युअलिटी, मैटर का बाद में देखेंगे। ओके, और मैटर वाला क्वेश्चन अपने बोर्ड के क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ है। It was realized
by scientists. क्या देखा हम लोगों ने कि some phenomenon observed in experiments in the laboratory or in nature like interference and diffraction can be explained by considering light in a particular and electromagnetic radiation in general as a wave. Okay. नेचर के कुछ फेनोमेनन एक्सप्लेन हो सकते हैं जब तुम लाइट को वेव कंसीडर कर रहे हो, ये एक बात. दूसरा क्या है देखो, on the other hand some other observations like photoelectric effect and black body radiations can be explained only if we consider electromagnetic radiations as consisting of photons with definite quantum of energy. यानी ये जो कुछ इफेक्ट्स हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से जो एक्सप्लेन कर रहे हैं उसमें हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को हम लोग क्वांटम ऑफ एनर्जी या फिर फोटोन कंसीडर कर रहे हैं, पार्टिकल के जैसा कंसीडर कर रहे हैं. ओके. ऑल्सो देयर आर सम फेनोमेनन्स व्हिच कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय बोथ द थ्योरीज. कुछ फेनोमेनन्स ऐसे जो दोनों थ्योरी से एक्सप्लेन हो सकते हैं. ओके. सो नाउ इट इज देयरफॉर एसेंशियल to consider that both the characters or behaviors hold good. One dominates in one situation and the other dominates in another situation. Another works in rest of the situation. है ना. तो हमको दोनों कैरेक्टर्स जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के कंसीडर करना जरूरी है. कभी कोई कैरेक्टर डोमिनेट करता है तो कभी कोई इसमें कोई दूसरा कैरेक्टर वर्क करता है. जरूरी नहीं कि हर जगह वेव नेचर ही चलेगा, जरूरी नहीं कि हर जगह पार्टिकल नेचर ही चलेगा, ऐसा नहीं. कुछ इसमें वेव, कुछ इसमें पार्टिकल. ओके. So it is necessary to keep both the physical models to explain the careful experimental observations. है ना. हमको दोनों जो है हमको experimental observations explain करने के लिए हमारे पास में दोनों physical models होना चाहिए. दोनों यानी कौन सा, एक wave nature वाला और एक particle nature वाला. There is thus a need to hypothesize the dual nature of light. है ना. इसीलिए हम लोगों को डुअल नेचर ऑफ लाइट का जो कैरेक्टर है उसका एक हाइपोथेसिस बनाना जरूरी है, उसकी एक थ्योरी बनाना जरूरी है. लेटर इट टर्न्ड आउट दैट सच अ पिक्चर इज रिक्वायर्ड नॉट ओनली फॉर लाइट बट फॉर द होल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. बाद में पता चला कि सिर्फ लाइट के साथ में ऐसा नहीं है, पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के साथ में ऐसा है. दिस फेनोमेनन इज टर्म्ड एज वेव पार्टिकल डुअलिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. ये पूरा थ्योरेटिकल है, तुमको पॉइंट्स ऐसे कुछ याद करके बोर्ड एग्जाम्स में लिखने. ओके. बहुत इजी है, बस इसको स्टेप बाय स्टेप याद रखो. मेरा तो सजेशन है कि इसको याद करके एक बार लिख भी लो. इसके नोट्स अगेन टेलीग्राम चैनल में दिए हुए हैं, वहां ज्वाइन कर लो टेलीग्राम चैनल को. उसमें मैंने इसके नोट्स डाल के रखे हैं, है ना. लेक्चर है उसके ऊपर इसके नोट्स है, तो तुम इसको लिख भी सकते हो. ओके. नहीं तो फिर उसको पीडीएफ फॉर्मेट में तो अपने उसमें सेव करके रख सकते हो. ओके. नाउ अब हम लोगों को बात करना है डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस के. डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे क्योंकि काफी बड़ा टॉपिक है. इसको मैं एक अलग सेपरेट लेक्चर में एक्सप्लेन करना चाहूंगा, है ना. तो अभी तुम लोगों का आज का अभी ये टॉपिक समझा पूरा, हाँ, कंप्लीट हुआ, सबको ध्यान में आया. ओके. सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस के बारे में. ओके. दैट्स इट.